हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 12 वेट बीएल सीरीज। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली फ्रेंड्स ड्रीम ऑन एपिसोड 4। शुरुआत रोम से होती है जो कि पब में अपना डीजे का काम कर रहा होता है। तभी नशे में रफी आता है जो कि उसके साथ सोने की डिमांड करता है। वो पब्लिकली उससे क्लोज होने लगता है, उसे हक करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। अब एम्बैरसमेंट में रोम को अपना काम किसी और को सौंप कर उसे साइड में ले जाकर बात करनी पड़ती है। जैसे ही रोम साइड आता है वो रफी पे चिल्लाता है कि क्या तुम अब मुझे फिर से बेवकूफ बनाकर कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो। रफी कहता है वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, वो बस तुम्हारे साथ सोना चाहता है। रोम कहता है क्यों, अभी तक तुमने जो किया उसे तुम्हारा काम नहीं बना। रफी जैक को गाली देता है कि वो तो वापस डीन के पास चला गया। रोम हंसता है कि देखा, मैंने बोला था, चाहे तुम जितना हार्ड ट्राई करो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो हंसता है इसलिए रफी को गुस्सा आता है। बोलता है कि हाँ वो जानता है उसे कोई नहीं चाहता। तभी बगल से एक लड़का गुजर रहा होता है और रफी उसके पास चला जाता है और वो उससे गिड़गिड़ाने लगता है कि वो आज रात उसके साथ गुजारना चाहता है, या तो वो उसको अपने प्लेस पे ले चले या वो उसके साथ चले। रोम से ये देखा नहीं जाता। रफी कहता है कि आज वो वाइल्ड होना चाहता है, तो रोम कहता है ठीक है, तुम्हें वाइल्ड होना है ना, तो ठीक है, तुम मेरे साथ वाइल्ड होगे। सीन बदल जाता है बॉस्टन पर। वो उनकी फोटोज को देख रहा था जिनके साथ अब तक वो सो चुका है, जिसमें वो उसे मार्क की फोटो मिलती है जिसे वो देखकर उसे बहुत मिस करता है। लेकिन तभी उसके पीछे उसे टुआ की फोटो मिलती है जिसे देखकर वो उसे अपनी की अपॉर्चुनिटी समझता है। इतने में ही टुआ का कॉल आता है जो कि ठीक उसके घर के सामने था। बॉस्टन ये जानकर बहुत खुश होता है और टुआ का वेलकम करता है। वो उससे बियर को पूछता है, लेकिन टुआ कहता है कि वो सिर्फ एक सीधी बात करने आया है कि तुम प्ले के बिहाइंड द सीन की फोटोग्राफी से ड्रॉप आउट कर दो। तो बॉस्टन कहता है ठीक है वो कर देगा, लेकिन वो जैक को जवाब क्या देगा, यही कि मैंने और तुमने हुकअप किया था, तुम सीरियस हो गए थे और बस यही जब। टुआ कुछ कहता नहीं, सिर्फ यही पूछता है कि बताओ तुम चाहते क्या हो। तो बॉस्टन बोलता है वो तुम्हें चाहता है, लेकिन टुआ डिनाई कर देता है क्योंकि जब वो पहले सीरियस था तो तुम उसे छोड़कर चले गए थे किसी और के पास। तो बॉस्टन कहता है इसलिए क्योंकि वो तो सीरियस नहीं था, वो कमिटमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी वो करना चाहता है। टुआ डिनाई करता है। तो बॉस्टन कहता है क्यों, क्या तुम अर्नोल्ड को पसंद करते हो। टुआ कहता है कि उसे बीच में मत लाओ। बॉस्टन कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। टुआ वहां से चला जाता है। तीसरा सीन जैक और डीन का होता है जो कि रूफटॉप पर होते हैं, पुराने दिन को याद कर रहे होते हैं कि जब वो थिएटर में रिहर्सल करते थे तो वो इतना ज्यादा देर तक रिहर्सल करते थे कि जब तक गार्ड उन्हें किक करके बाहर नहीं कर देता था, और फिर इसके बाद वो रूफटॉप पे आकर रिहर्सल करते थे। डीन इसके बाद उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, पर जैक बोलता है कि वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि सब कुछ पहले ही बदल चुका है। वो अब खुद भी पुराना वाला जैक नहीं है। करंटली वो बॉयफ्रेंड से ज्यादा दोस्त बने रहना चाहता है। पर डीन कहता है कि नहीं, तुम ठीक से जवाब हाँ में या ना में नहीं दे रहे हो, और मैं बॉयफ्रेंड बनना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जैक कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब वो रिलेशनशिप में थे तो वो हमेशा एक दूसरे से जलस होते थे और फिर फाइट करते थे। तो जैक कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछ ही रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, और ये कहकर वो डीन को अनब्लॉक कर देता है। डीन थोड़ा खुश होता है, बोलता है कि चलो कम से कम ये वन स्टेप क्लोजर तो हुआ। लेकिन जैक, मैं भी नया डीन बनकर दिखाऊंगा, ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। तो जैक बोलता है कि नहीं, ये तो पुराना वाला ही है। पर डीन बोलता है कि नहीं, मैं नया जैक बनकर दिखाऊंगा, और फिर यही बात वो चिल्लाकर बोलता है। तो जैक भी बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। चौथे सीन में हम अर्नोल्ड और डूगा को देखते हैं जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए फैब्रिक देखने को आए थे। फैब्रिक देखते देखते डूगा थोड़ा हाई पे जा रहा था स्टूल पे चढ़कर, जिससे वो लड़खड़ाकर गिरने को ही था, लेकिन अर्नोल्ड उसे कैच कर लेता है। अब यहाँ पे दोनों की नजरें एक हो जाती हैं और दिल में कुछ कुछ तो होता है, पर हिचकिचाते हुए टुआ उसे थैंक्स बोलता है और अर्नोल्ड कहता है कि मैं यहीं पे तो था, तुम मुझसे भी तो पूछ सकते थे। इसके बाद वो अपना हाइट का यूज करते हुए उसके पसंद का फैब्रिक निकालता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ही एक लड़की की आवाज आती है जो अर्नोल्ड को पुकारती है। अर्नोल्ड उससे बात करता है जहाँ पे वो बताता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त के साथ फैब्रिक को पसंद करने आया है। तो उसकी दोस्त सुनती है, वो बहुत, उसके दोस्त का नाम एरिन होता है, वो सुनकर बहुत खुश होती है कि तुम प्ले में एक्टिंग कर रहे हो और तुम बहुत नई चीजें ट्राई कर रहे हो, तुम्हारा लेवल अप हो रहा है, वो भी तुम्हारे प्ले को देखने जरूर आएगी। अब यहाँ दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे तो वह जलस हो रहा था। उसके चले जाने के बाद टुआ बाहर से पूछता है कि क्या वो तुम्हारी दोस्त थी। अर्नोल्ड बोलता है कि दोस्त तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम हाई स्कूल से साथ थे, लेकिन जब ग्रेजुएशन तक बात आई तो इसने मुझसे कन्फेशन किया कि ये मुझे पसंद करती है, पर मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इसलिए करंट में जो चीजें हैं वो थोड़ी ऑकवर्ड है, इसलिए मैं कभी किसी से टॉकिंग स्टेज पे नहीं आता क्योंकि एंडिंग अच्छी नहीं होती। तो टुआ पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी से कभी कुछ नहीं हुआ। अर्नोल्ड कहता है वो इसे कुछ खास समझता नहीं है क्योंकि वो मानता है कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम है, जैसे कि वो और एरिन, जैक और डीन। इसलिए वो दोस्तों को डेट करना पसंद नहीं करता क्योंकि बाद में उनके ब्रेकअप हो जाते हैं, और वो भी दोस्तों के साथ ब्रेकअप करना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। अब टुआ यहाँ पे हेजिटेट होता है क्योंकि वो भी अर्नोल्ड को डेट करना चाहता है, लेकिन अर्नोल्ड की राय सुनने के बाद वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। समझ पाता है कि इनडायरेक्टली वो रिजेक्टेड है। अब ये पांचवा सीन होता है रोम और रफी का। रफी की नींद रोम के घर पर खुलती है। वो पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। रोम बोलता है क्योंकि कल रात को तुम एक बहुत बड़े ट्रबल मेकर बन रखे थे और तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थे।
तो रफी पूछता है कि मैं घर कैसे आ गया तुम्हारे। रोम कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम्हारी नींद किसी अननोन के साथ खुले, जिसके बाद तुम्हें बहुत ही रिग्रेट हो। रफी ने रोम की टी शर्ट पहनी हुई थी जिसपे लिखा हुआ था कि आई एम नॉट योर बैकिंग प्लान। वो उसे देखता है और रोम उसे ये बताता है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ रात में कुछ नहीं किया, बस मैं एक नशेड़ी के साथ सोया था जो कि मुसीबत खड़ी कर रहा था। तो रफी कहता है कम ऑन, अब सुबह सुबह मैं डांट खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। रोम उसको कॉफी देता है और फिर रफी पूरे कमरे को एनालाइज करने लगता है। फिर इसे पता चलता है कि ये म्यूजिक के लिए कितना पैशनेटेड है। और रोम भी कहता है कि मैंने बताया तो था कि मैं वर्ल्ड क्लास डीजे बनने वाला हूँ। लेकिन रफी कहता है कि पहले तुम 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो पूरे करो। रोम कहता है वो भी पूरे हो ही जाएंगे और देख लेना ऐसा एक दिन आएगा कि तुम मुझे मिस करोगे और ऐसे में सिर्फ तुम्हें मेरा प्लेलिस्ट सुनने को ही मिलेगा। तो रफी कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। रोम उसे उसका ब्रेकफास्ट थमाता है, बोलता है कि ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, मेरे साथ सो जाओ और फ्री का ब्रेकफास्ट खाओ। इसके बाद वो वापस अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस में लग जाता है और रफी धीरे से उसका यूट्यूब चैनल देखता है और उसे सब्सक्राइब भी करता है। फिर हम नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी कैंपस में देखते हैं कि जैसे ही डीन आता है लोग उसे क्यूमुलेट करने लगते हैं। कहते हैं कि ये देखो होस्ट आ गया, जेम्स डीन, तुम तो लोगों के साथ एंजॉय करने का 10,000 लेते हो ना, तो क्या मेरे साथ चलोगे। अब सब यहाँ पे देख होते हैं लेकिन डीन यहाँ से डरता नहीं है, बल्कि लेकिन वो सबके बीच में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ वो वीआईपी होस्ट जेम्स डीन, और अगर तुम चाहते हो तो तुम ही मुझे हायर कर सकते हो, लेकिन मेरा चार्ज 10,000 नहीं 15,000 है। लेकिन बात यह है कि मैंने किया क्यों, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खुद को सपोर्ट करना चाहता था। मैं तुम सबकी तरह अमीर नहीं हूँ और मैं तुम सबके साथ सेम प्लेस पे पढ़ रहा हूँ। अगर किसी को और कुछ भी पूछना है तो मैं यही खड़ा हूँ, मुझसे पूछ सकता है, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये फालतू की बातें करना बंद करो। हम फिर रफी को भी देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ वहाँ ये सब देख रहा होता है। ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था और डीन की भी निगाह अब उस पर जाती है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है मैं उसे कांग्रेचुलेशन कहता हूँ क्योंकि वो मुझे हर्ट नहीं कर पाया। रफी जो भी खुश हो रहा था वो एम्बैरेस हो जाता है, उसको शर्म आने लगती है। इसके बाद सब लोग रिहर्सल की ओर चले जाते हैं और रफी का दोस्त भी कमेंट करता है कि अगर उसकी जगह मैं होता और मुझे क्रिटिसाइज किया गया होता तो मैं यूनिवर्सिटी में तो दोबारा फीस ही नहीं दिखा पाता। और रफी भी इस बात को एडमिट करता है कि हाँ इसने सब कुछ फेस कर लिया। सीन रिहर्सल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे जैक डीन और अर्नोल्ड को एक दूसरे के साथ अटैचमेंट मतलब कनेक्शन फील करना सिखा रहा था, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे का लवर प्रिटेंड करना था। इसके लिए वर्कशॉप सिखाया जा रहा था। दोनों फेस ऑफ करते हैं, आंखें बंद करके फील करते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसे अर्नोल्ड बहुत अच्छा निभाता भी है, जिससे ये दोनों एक दूसरे के लवर्स लग भी रहे थे। बॉस्टन बिहाइंड द सीन की फोटो क्लिक कर रहा था। इसके बाद वो सीधा टुआ के पास जाता है जो कि अपना काम कर रहा था। वो उसे कहता है कि अर्नोल्ड और डीन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। टुआ कहता है हाँ, क्योंकि वो दोनों प्ले में लवर्स का रोल कर रहे हैं। फिर बॉस्टन पूछता है कि क्या हम दोनों बाहर साथ में खाने को चले या फिर से वहीं चले जहाँ पे हम दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन अगर तुम्हें क्राउडेड एरिया नहीं पसंद है तो मेरा जो घर है वो फ्री है। पर टुआ कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ अपना काम करता रहता है। अगले सीन में रफी को देखते हैं जो कि बहुत ही जल्दबाजी में होता है। वो फोन पे अपनी माँ से बात कर रहा था और अपनी कार की तरफ भागने लगता है, ये कहकर कि मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूँ, बस मुझे ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। वो कार को स्टार्ट करता है लेकिन कार ब्रेक डाउन होती है। काफी कोशिश भी करता है लेकिन फायदा नहीं। तभी विंडो पे रोम नॉक करता है। वो कहता है कि लग रहा है तुम्हारी कार ब्रेक डाउन है, तो ऐसे में मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ। पर रफी मना कर देता है कि वो अपने ड्राइवर को बुला लेगा। तो जैसे ही अपने ड्राइवर को कॉल करता है तो वो बताता है कि वो उसकी मॉम की कार को वॉश करने में बिजी है तो वो नहीं आ सकता। रोम ये सब सुनकर हंसने लगता है। तो ना चाहते हुए भी रफी को रोम की मदद लेनी पड़ती है। वो कार में बैठता है, लेकिन जब रोम अपनी कार में बैठता है तो देखता है कि रफी उसके साइड में ना बैठकर उसके पीछे वाली सीट पर बैठता है। इसकी वजह भी पूछता है तो रफी कहता है कि जब वो अपने ड्राइवर के साथ बैठता था तो ऐसे ही बैठता है। तो रोम कहता है सीरियसली तुम तो मेरे साथ मालिकों वाली हरकत कर रहे हो। वो खुद को चौफर बोलता है, पर रफी भी उसका मजाक लेने लगता है कि ठीक है सेफ ड्राइव चौफर, और मैंने लोकेशन ऑलरेडी सेंड कर दिया है। तो रोम कहता है ठीक है मालिक चलते हैं, लेकिन थोड़ा सीट बेल्ट टाइट बांध लीजिए वरना आप अपनी मम्मा के सामने रोते हुए पहुंचेंगे। अब रफी तो ऑलरेडी चिढ़ जाता है। नेक्स्ट में हम डीन को देखते हैं जो कि जैक से बात कर रहा है। वो एक ऑडिशन को देने को जा रहा होता है और इस समय उसके साथ कोई नहीं होता, ना टीमे होते हैं ना टुआ होता है। तो वो जैक से मदद मांगता है कि तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ चलो। पहले तो जैक मना करता है, डीन कहता है ठीक है। वो नखरे दिखाता है कि ठीक है वो अकेले चला जाएगा, लेकिन जैक फिर हाँ कह देता है और दोनों ऑडिशन को चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं अर्नोल्ड को जो कि अपनी मॉम से बात कर रहा है। वो उन्हें अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताता है और बताता है कि वो प्ले में काम कर रहा है जिसके लिए उसे पेमेंट भी मिल रही है। अब उसकी मॉम उससे इसलिए फोन करती है क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। वो उसे ये भी कहती है कि तुम ज्यादा हार्ड लोड मत लेना, ज्यादा काम मत करना। इसके बाद फोन कट हो जाता है और वो फिर से अपना टिकटॉक बनाने लगता है, लेकिन उसी दौरान टुआ वहां आ जाता है। तो अर्नोल्ड बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने जो तुम्हें मूव सिखाया था क्या तुम्हें याद है। तो टुआ बोलता है कि हाँ उसने प्रैक्टिस किया था। तो दोनों मिलकर टिकटॉक बनाने लगते हैं और वो अच्छा कर भी रहा था। अब इस दौरान जब दोनों अपने डांस में लगे हुए थे, बॉस्टन उन दोनों को ताड़ रहा था। वापस आते हैं डीन पे जो कि ऑडिशन दे रहा होता है। उसका ऑडिशन बहुत अच्छा जाता है, लोग वहां पे जो उसके क्रू मेंबर थे उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन जब वो रेस्टरूम को चला जाता है तो जितने भी क्रू मेंबर हैं सबको पसंद तो आता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उसके अभी 25,000 फॉलोअर्स नहीं है।
इंस्टाग्राम पे, तो शायद ये रोल उसे ना दिया जाए। ये बात जैक सुन लेता है, उसे बुरा लगता है कि लेकिन इस ऑडिशन को क्रैक नहीं कर पाया। फिर वापस आते हैं रफी पे, जो कि सेट पे पहुंचता है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। उसकी मॉम एक टॉप की एक्ट्रेस होती है, वो तैयार हो रही थी अपने इंटरव्यू के लिए। उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम एक बार इंडस्ट्री में आ गए तो तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। उसे डांटती है, तो रफी बहुत ज्यादा हमें सहमा हुआ दिखाई देता है और वो बोलता है कि उसकी कार ब्रेक डाउन हो गई थी, इसलिए वो टाइम पर नहीं आ पाया। उसकी मॉम पूछती है कि तुम आए कैसे। वो रोम का नाम नहीं बता रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ आया है, लेकिन रोम तुरंत उसकी मॉम के सामने प्रेजेंटेबल हो जाता है कि हाय मैं इसका दोस्त हूँ और मैं ही इसके साथ आया। तो उसकी मॉम उसे थैंक्स बोलती है इसे टाइम पर लेकर आने को। उसकी मॉम रफी को बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी, तो रोम इस पे हंसता भी है, लेकिन फिर उसका ध्यान जाता है कि रफी के कपड़े अच्छे नहीं है और ना ही उसके बाल सही हैं। लेकिन तब उसकी मॉम तुरंत अपने डिजाइनर को कहकर उसके लिए मेकअप और कॉस्ट्यूम का अरेंजमेंट करती है। नेक्स्ट हम रेस्टोरेंट में देखते हैं। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर अर्नोल्ड और टुआ को इंडियन खाना मतलब मसाला डोसा सर्व किया जा रहा था। अर्नोल्ड बोलता है कि उसे पता नहीं था कि तुम्हें इंडियन खाना पसंद है, क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया, ये उसका फर्स्ट टाइम है। तो टुआ कहता है कि एक बार वो इंडिया गया था, उस दौरान उसने उसे ट्राई किया और आज तक वो उसका टेस्ट नहीं भूल पाया। वो दोनों उस मसाला डोसा को ट्राई करते हैं और अर्नोल्ड भी उसका फैन हो जाता है। और हम फिलहाल में इसका मसाला डोसा खाने का जो तरीका देखते हैं, ये तो हम इंडियन से बहुत अलग है। मैंने और आपने कभी ऐसे शायद नहीं खाया होगा, क्योंकि इन्होंने मसाला डोसा को स्प्रिंग रोल की तरह पकड़ा हुआ है। अर्नोल्ड तो बहुत मैसी हो जाता है उसे खाते समय। तो वह बोलता है कि तुम बहुत बच्चे की तरह खा रहे हो, और इस दौरान वो उसके चेहरे को खुद साफ करने लगता है। तो अर्नोल्ड को ऐसा फील होता है कि टुआ उसकी बहुत केयर करता है। इसके बाद टॉपिक आता है, अर्नोल्ड पूछता है कि तुम कपड़े बनाना क्यों पसंद करते हो। टुआ आंसर करता है कि जब वो बच्चा था कि उसने अपनी ही फैमिली के एम्यूजमेंट पार्क में एक परेड देखी थी और तब से उसने सोचा कि कॉस्ट्यूम बहुत क्यूट होते हैं और उसे ड्रेसिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन फिर वो अर्नोल्ड से भी पूछता है कि वो क्या चाहता है। अर्नोल्ड कहता है सही बताओ तो उसे कुछ नहीं पता, बस वो वही काम करता है जिससे उसे पैसे मिले। स्टार्टिंग में तो वो उसे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर उसने अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो वो बताता है कि मेरे और तुम्हारे में यही तो डिफरेंट है, मुझे पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती, जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूँ। और अर्नोल्ड भी बोलता है कि हाँ ये डिफरेंट तो है, क्योंकि जब से मेरी मॉम ने रीमैरिज किया है और अब वो अपने हस्बैंड के साथ एलए शिफ्ट हो गई हैं, इसलिए मुझे खुद को सपोर्ट करने के लिए जॉब्स करने पड़ते हैं। वो मुझे पैसे भी भेजती हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं रहना चाहता। तो वह उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो। अब इसी दौरान अर्नोल्ड के फोन पर बॉस्टन टेक्स्ट करता है कि वो तुम्हें अभी अपना मॉडल चाहता है, और वो उसे फोटो का एक सैंपल भी भेजता है कि उसे इस तरह की फोटोशूट करवानी है। अर्नोल्ड टुआ को बताता है कि बॉस्टन ने उसे टेक्स्ट किया है, वो उसे एज अ मॉडल चाहता है, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो वो उसके लिए काम नहीं करेगा। टुआ कहता है कि सच बताओ तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो तुम जा सकते हो। वो हाँ कह देता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो टेंशन में होता है कि पता नहीं बॉस्टन को एग्जैक्टली उससे क्या चाहिए। हम आते हैं इंटरव्यू में, जहाँ पे रफी उसकी मॉम इंटरव्यू दे रही होती है और उसकी मॉम अपने बेटे के बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि जब ये छोटा था तभी से मैं इसके अंदर पोटेंशियल देख रही थी, ये शुरू से ही गाने में, एक्टिंग में और म्यूजिक में बहुत ही अच्छा रहा है। इंटरव्यूअर रफी से भी पूछता है कि क्या आप अपनी मॉम की तरफ बनना चाहते हैं और आप भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाले हैं। पर रफी को हम इस इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा। इस पूरे इंटरव्यू को लाइव रूम में देख रहा है। हाँ, बात की जाती है कि रफी एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम स्किलफुल एक्टर है और वो आगे चल के बिल्कुल ही अपनी मॉम की तरह इंडस्ट्री पे राज करेगा। यहाँ उसकी मॉम ये भी झूठ बोलती है कि उनका बेटा अपने ही यूनिवर्सिटी के प्ले में लीड रोल कर रहा है। रूम जब ये सुनता है तो उसे हंसी आती है, उसे लगता है कि उसने अपने मॉम से ये झूठ बोला है। इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है, सब साथ में फोटो क्लिक कराने लगते हैं, लेकिन उस दौरान हम रफी को देखते हैं जो कि साइड हो रहा था, लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इन्वेस्टमेंट में वो खुद उठकर वहां से मेकअप रूम में चला जाता है और रूम उसे वहां फॉलो करता है। उसने रफी के एक्सप्रेशन को पहले ही जज कर लिया था। वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम इस तरह के शो में नहीं आना चाहते तो तुम अपनी मॉम से बता देना। रफी कहता है कि ये मेरा फैमिली शो था और लग रहा है कि तुम दखल दे रहे हो। रूम कहता है मैं फैमिली में दखल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तुमने अपनी मॉम से झूठ बोला कि तुम यूनिवर्सिटी के प्ले में लीड रोल कर रहे हो। रफी कहता है उसने नहीं कहा, ये तो उसकी मॉम ने खुद पे खुद कहा है। वो जानता है कि वो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल है। इस दौरान वो दुखी लग रहा था। तो रूम कहता है कि देखो मैं तुम्हें इस तरह से फील नहीं कराना चाहता। रफी कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन यही सच है कि मैं एक सपोर्टिंग रोल स्टार हूँ, इसलिए मेरी मॉम मुझे एडमायर नहीं करती और इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। वो दुखी होकर बस अपना मेकअप उतारने में लगा था। रोम उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने खुद भी अपनी फैमिली में ये फेस किया है, लेकिन एक बार जब आप ना कहना सीख लेते हैं तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। अगला सीन बार का आता है, जहाँ टिमी, टुआ, डीन और जैक बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। रीजन, टिमी एक स्पॉन्सर लेकर आया था और वो सेलिब्रेट कर रहा था। तो डीन कहता है कि हाँ देखो तुमने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें जितने भी पैसे मिले हैं उसमें सिर्फ सेट कवर हो पाया है, लेकिन कॉस्ट्यूम का क्या। टीमी कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है और हमें इसे एंजॉय करना चाहिए, अभी उसे और भी स्पॉन्सर मिल जाएंगे। अब वो विस्की पे विस्की मंगाता रहता है, बहुत पीता रहता है। तो टीम से बोलता है कि देखो हमें जितने पैसे मिले हैं वो आज के रात के ड्रिंक में तुम उतार मत देना। पर ये सारा बिल टीमी जैक के ऊपर थोपता है कि ये ट्रिप जैक की तरफ से रहेगी। लेकिन सबका ध्यान टुआ पर जाता है, जो कि फोन में लगा हुआ था। वो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था।
उसकी शक्ल देखकर पूछा भी जाता है कि बात क्या है, लेकिन वो नहीं बताता। हम बीच में बॉस्टन का भी सीन देखते हैं जहाँ अर्नोल्ड फोटो शूट के लिए उसके पास जाता है, वो उसे बियर ऑफर करता है और उसके बाद फोटो शूट स्टार्ट करता है, जिसमें बॉस्टन अर्नोल्ड के शर्टलेस फिगर को देखकर उस पर अट्रैक्ट हो रहा था। तो सीन वापस बाहर का भी आता है जहाँ डीन वॉशरूम गया था, लेकिन वॉशरूम के दौरान जब वो वापस आ रहा था तो एक वहाँ पे मंझला लड़का था जिसने उसके बैग पे स्लैप कर दिया था। इससे डीन चिढ़ जाता है। वो लड़का पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कितना पैसा लोगे अगर मैं तुम्हारे पीछे एक बार और हाथ मारूं? जेम्स डीन डीन भी पलट कर जवाब देता है कि अगर तुम इतने ही डेस्परेट हो तो ये तुम अपने डैड के साथ ट्राई करो। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, वो उसे हुकर बोलता है। डीन कहता है वो हुकर नहीं है, अगर वो होता भी तो वो तुम्हारे जैसे बदसूरत इंसान के साथ ये नहीं करता। अब उस लड़के को और गुस्सा आता है, वो सीधा डीन को पंच मार देता है। फिर डीन भी उसे पलट कर मारता है, लेकिन उस लड़के के दोस्त आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर जैक भी आता है जो कि डीन की तरफ से फाइट करता है। अब बाद में जो कि झगड़ा हो रहा था तो बाउंसर और दोस्त लोग दोनों को हैंडल कर लेते हैं। डीन के होठों से ब्लीडिंग हो रही थी तो जैक उसे देखता है और उसे अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। और फिर वहीं टूआ को देखते हैं जो कि बार बार फोन को चेक कर रहा था। तभी उसे बॉस्टन के फीड पर अर्नोल्ड की फोटो दिखाई देती है, यानी कि वो फोटो शूट कर रहा था। ये फोटो शर्टलेस थी। ये देखकर टूआ और ज्यादा घबरा जाता है, तुरंत उठता है। अब बार में से टीमी ही अकेला बचता है जिसको लास्ट में शायद सारे बिल देने पड़े। जैक डीन को अपने रूम पर लेकर आया था। अब वो उसके वहां उनको ट्रीट कर रहा था, उसके चेहरे पर स्वेलिंग हो गई थी तो सिकाई कर रहा था। वो बोलता है कि अगर तुम रोमांटिक प्ले नहीं करना चाहते तो ऐसा करो, मारपीट करो और एक्शन प्ले करने लगो। डीन उसे थैंक्स बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो वो बहुत मार खाता। जैक बोलता है तुम अपने साथ ये दोबारा कभी मत करना, वो लोग सच में बहुत बुरे थे। डीन कहता है वो नेक्स्ट टाइम कोई ऑफर करेगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और पैसे भी लूंगा। डीन कहता है ये उसका जो पास था इसे उसे फेस करना ही होगा, बस फर्क है कि अब वो डरेगा नहीं। कोई मुझसे लड़ेगा तो मैं भी उसे पलट कर लड़ूंगा। दोनों अब फ्रैंकली बात करते हैं, जिसमें डीन कहता है मैंने तुमसे उस दिन बोला था कि मैं तुम्हारे लिए नया डीन बनना चाहता हूँ, तो मैं सच कह रहा था, तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? जैक कहता है मुझे इसका जवाब नहीं देना, पर डीन फिर भी पूछता है तो जैक उसे किस करता है और फिर कहता है कि अब तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। डीन यहाँ बहुत खुश होता है। सीन चेंज हो जाता है बॉस्टन पर जो कि अर्नोल्ड की फोटो शूट कर रहा था, लेकिन इस दौरान वो फिर पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगता है तुम टूआ को कब से जानते हो, क्योंकि तुम दोनों नॉर्मल नहीं लगते, दोस्त नहीं लगते, दोस्त से कुछ ज्यादा ही लगते हो। अर्नोल्ड बोलता है कि वो उसे पहले साल से जानता है, लेकिन सच बताऊं तो वो यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए नहीं आया, वो तुमसे बात करने को आया है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम टूआ को अनकंफर्टेबल करो। टूआ तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। बॉस्टन बोलता है कि क्या तुम टूआ को पसंद करते हो? अर्नोल्ड बोलता है वो श्योर नहीं है। बॉस्टन बोलता है कि अगर तुम श्योर नहीं हो तो पीछे हट जाओ। अर्नोल्ड बोलता है कि माना वो अभी श्योर नहीं है, और वो टूआ के लिए अच्छा फील करता है और वो उसकी बहुत केयर करता है, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है कि टूआ तुम्हें लेके कुछ भी फील नहीं करता और तुम उसके लिए सही नहीं हो। बॉस्टन कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो मेरे लिए फील नहीं करता। अर्नोल्ड चुप हो जाता है। बॉस्टन बोलता है कि चलो ठीक है, मैं एक टाइम के लिए टूआ को छोड़ देता हूँ, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? क्या तुम मुझे इससे कुछ बेहतर ऑफर कर सकते हो? वो उल्टा अर्नोल्ड में ही इंटरेस्ट दिखाने लगता है, वो उसको छूने लगता है। और इसी वक्त टूआ वहां पहुंच जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है? बॉस्टन बोलता है अरे तुम यहाँ पर आ गए तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम सब बातें ही कर रहे थे। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बहुत केयर करता है, वो परेशान था, वो चाहता है कि मैं तुमसे दूर रहूं। सही बताओ अर्नोल्ड, तुमने यही बोला है ना? तुम टूआ को लेकर क्या फील करते हो? टूआ भी समझ नहीं पाता। वो पूछता है कि तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। बॉस्टन टूआ के ड्रेस को पकड़ता है और उसे स्लोली अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर और किसी के बारे में बात भी नहीं कर सकता। ये कहकर वो किस करने वाला था, लेकिन अर्नोल्ड से ये देखा नहीं जाता। वो तुरंत टूआ को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करता है। बॉस्टन की बदतमीजी यहाँ खत्म नहीं होती। वो उस दौरान भी उन दोनों को इंटरप्ट कर रहा था और टूआ को अपनी तरफ खींच रहा था। बॉस्टन दोनों के करीब इस तरह से आ रहा था जैसे कि वो भी उन सब का हिस्सा बनना चाहता था। वो टूआ को किस करने वाला ही था, लेकिन अर्नोल्ड तुरंत उसे धक्का देकर पीछे करता है, बोलता है कि टूआ को अकेला छोड़ दो, और उसे वहां से लेकर चला जाता है। और बॉस्टन यहाँ पे कमीनों की तरह स्माइल कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ बॉस्टन की वजह से एक काम तो अच्छा होता है कि अर्नोल्ड अपनी फीलिंग्स को लेकर एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो एपिसोड तो यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आगे की कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं।